सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। बेटा कल के दिन मैं आपको पढ़ा रहा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रूल नंबर 3 पूरा किया गया था, उसमें होमवर्क भी दिया गया था 4-5 प्रॉब्लम्स का, वो लगा लिया होगा क्योंकि उसमें क्या इम्पोर्टेंट था, मल्टीप्लाइड्स। लेकिन फिर मैंने आपसे बोला था कि जो आज का लेक्चर है ये सबसे ज़्यादा बेकार है। इसमें ऐसे मल्टीप्लाइड ढूंढे जाएंगे कि जो नया फ्रैक्शंस बनता है वो अपने आप में ही सॉल्वेबल हो। इससे पहले वाले में क्या था कि ऐसे मल्टीप्लाइड ढूंढे जाते थे कि उनका डिनोमिनेटर का सम 0 के बराबर हो। ये तो रूल नंबर 3 में चला गया। अब रूल नंबर 4 सीधा सा मतलब है कि दोनों आंसर जो हमें C1 C2 वाले आंसर चाहिए वो रूल नंबर 1 से भी ना निकलें, रूल नंबर 2 से भी ना निकलें, रूल नंबर 3 से भी ना निकले तो कहाँ जाते हैं, रूल नंबर 4 में हो सकता है। रूल नंबर 1, 2 या 3 की मदद से एक C1 आ गया, लेकिन दूसरा आंसर अभी C2 बाकी है, उसके लिए रूल नंबर 4 लगाना पड़े। हो सकता है C1 C2 कोई भी नहीं आया तो दोनों के लिए आपको रूल नंबर 4 लगाना पड़े। तो रूल नंबर 4 सबसे खतरनाक है। तो 4-5 प्रॉब्लम उसमें लगाएंगे, कल आ जाएगा हमारे पास 4 पिट। तो हम लोग बात कर रहे थे इसमें सभी तो रूल नंबर 4 में लिखेंगे सभी, दिस इज द रूल नंबर 4। Method based on rule, method based on rule for solving dx upon p, dy upon q, dz upon r। आपने बोला लेट P1, Q1, R1 are multipliers of each fractions of first, comma then new fraction each। कल वाले लेक्चर में क्या था, ये मल्टीप्लायर ऐसे थे, डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर एडिशन करके 0 आ जाता था, लेकिन अब वो 0 वाला तो रूल नंबर 3 में चला गया। तो रूल नंबर 4 में क्या लगाएंगे हम लोग, कल प्रॉब्लम लगाई रूल नंबर 3 वाली जो 4 प्रॉब्लम दी थी, आंसर मैच कर गए, चलो गुड। तो जब रूल नंबर 3 सीख लिया है तो रूल नंबर 4 थोड़ा टिपिकल नहीं लगेगा, क्यों हमें आइडिया है रूल नंबर 3 का। तो हमने जवाब दिया न्यू फ्रैक्शन एच, तो P1 dx, Q1 dy, R1 dz, P1 p, Q1 q, R1 r। आज ये 0 नहीं है, बस ये जो नया फ्रैक्शन है इसकी मदद से हम बाकी के कुछ फ्रैक्शंस होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं, या ये अपने आप में सॉल्वेबल होगा। सॉल्वेबल कैसे, कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होगा, तो अपने आप में सॉल्वेबल हो सकता है कि सेल्फ सॉल्वेबल या यूजिंग फॉर ओल्ड फ्रैक्शंस। तो आपने जवाब दिया दिस न्यू फ्रैक्शंस solving self or this new fraction solving with old fractions। इसको समझाने के लिए हमें एक प्रॉब्लम नंबर 1 लानी पड़ेगी, तो आपको अपने आप अंदेशा हो जाएगा कि हाँ वास्तव में बड़ा खतरनाक है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन आप पढ़कर आए हैं इसे बीएससी
सेकेंड सेमेस्टर में ओडी के अंदर, वहाँ पर एक ही एक्सरसाइज में चारों रूल थे, या 4 रूल के लिए 4 एक्सरसाइज हैं। हमने प्रॉब्लम ली P + Q इक्वल ऑफ द x + y + z, ऊपर लिखा है सॉल्विंग। अब ध्यान से देखना, जितनी थ्योरी में अभी अभी बोला हूँ उसको अगर रिपीट करके देखें तो एक एक शब्द नाप तोल के बोला गया है, सारी बात इसमें फुलफिल होने वाली है। मैंने बोला गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज P + Q इक्वल ऑफ द x + y + z। आपने बोला कंपेयरिंग y PP + QQ इक्वल टू कैपिटल R, देयर implies that P इक्वल ऑफ द 1, Q इक्वल टू 1, R इक्वल ऑफ द x + y + z। नाउ Lagrange's auxiliary equations is dx upon p, dy upon q, dz upon r, dx upon 1, dy upon 1, dz upon x + y + z। तुरंत जवाब मिला यहाँ से हमारे पास में। आपने कहा ये दोनों पेयर आपस में सॉल्व हो रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पर बोला टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन, तो हमने बोला dx upon 1 बराबर dy upon 1, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, x बराबर y + c1, तो x - y इक्वल टू c1। इसका नाम बन जाता है इक्वेशन नंबर 2 और इसका बन जाता है 1। बड़ा ध्यान से देखना इस बात को। आप कहीं सर रूल नंबर 1 लग गया, मैंने क्या कहा था, जब 1 2 3 से दोनों न निकलें, अभी तो दूसरा भी निकालना है। दूसरा तीसरा सॉल्व नहीं हो रहा, तीसरा पहला सॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों, इसमें x y z तीनों है। तो रूल नंबर 1 पूरा नहीं लगा, आधा ही लग पाया। रूल नंबर 2 क्या कहता था, इसकी मदद से शायद कोई पेयर सॉल्व हो जाए, या x - y होता तो सॉल्व हो जाता, ये तो x + y है, इस वजह से रूल नंबर 2 नहीं लग पाया। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ऐसे मल्टीप्लायर्स जिनका हम आपस में ईच फ्रैक्शंस में मल्टीपल करें और नीचे वाला सम क्या हो जाए, 0। अब ये x + y + z हैं, अब मल्टीप्लायर्स का इसमें मल्टीपल करूँ, तीनों को जोड़ के 0 कर दूँ, हो जाए कोई नहीं मिल रहा। तो आज की डेट में अब रूल नंबर 4 के लिए मल्टीप्लायर ढूंढ रहा हूँ, जहाँ वो अपने आप में सॉल्व कर रहा होगा या ओल्ड फ्रैक्शंस के साथ सॉल्व कर रहा होगा। तो जवाब मिला लेट। यही चीज़ सबसे खतरनाक है, लेकिन इससे आपके नंबरों पे फर्क नहीं पड़ता। जो नॉलेज लेता है, जैसे कि अगर आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नो डाउट इसको थोड़ा अच्छा समझना होता है। अगर आप कंपटीशन क्लास के नहीं हैं, नॉर्मली BSc या MSc के स्टूडेंट्स हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके ऊपर पढ़ो या न पढ़ो इस वाली एक्सरसाइज को, क्योंकि हो सकता है केवल एक ही प्रॉब्लम आई या एक भी प्रॉब्लम ना आए इन द BSc एंड MSc। बट नेट JRF के लिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे कॉन्सेप्ट को यूज कराता है ये। तो इस वजह से जिस तरह का माहौल है उस हिसाब से रेडी करना चाहिए, लेकिन मैं हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसको रेडी कर रहा हूँ लेक्चर को। तो मैंने कहा लेट ऐसे मल्टीप्लायर चाहिए, ये तो बात खत्म हो गई कि तीनों का सम 0 के बराबर नहीं होना है, तो ऐसा मल्टीप्लायर चाहिए जो अपने आप में सॉल्व हो जाए और साथ साथ में किसी पुराने फ्रैक्शंस के साथ में सॉल्व हो जाए। ढूंढो, इसे ढूंढना कहते हैं। अगर आप प्रॉब्लम लगा लोगे एक बार तो दोबारा सॉल्व हो जाएगी, पहली बार में पसीना आता है। मैंने कहा लेट 1, 1, 1 R
multipliers of each fractions of, इसे हटाओ यहां से, फिर इसे दो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट, देन न्यू फ्रैक्शन एच ध्यान से देखा गया 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी वाई, 1 इंटू डी जेड होल अपॉन द 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अपने आप में कितना बन गया ये, डी एक्स प्लस का डी वाई प्लस का डी जेड अपॉन द 1 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर देखा, ऊपर है, तो यहां से आपने लिखा देयर इंप्लाइज दैट, थोड़ा कट रहा है नीचे, अब दिख रहा है कंप्लीट। देखिए ध्यान से सभी, देयर इंप्लाइज दैट, इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग, डी ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन द 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऊपर वाला डिफ्रेंसिएशन नीचे वाले का है, ऊपर वाला न्यूमरेटर। तुरंत जवाब मिला टेकिंग, यहां से क्या पता लगा, ये अपने आप में सॉल्वेबल है। तो पुराने फ्रैक्शंस के साथ ले लो, चाहे इसके साथ इसको ले लो, चाहे इसके साथ इसको ले लो, क्यों, ये अपने आप में सॉल्व है, ये अपने आप में सॉल्व है, तो हमारे इसके द्वारा सॉल्यूशन निकल आएगा। आपने बोला टेकिंग फर्स्ट एंड न्यू फ्रैक्शन, तो डी एक्स अपॉन 1 बराबर डी ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल अपॉन द 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपने बोला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो किस में चला जाएगा, लॉग में। तो अपने आप में कितना बन के रेडी हो गया ये, x इक्वल ऑफ द लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कितना मिला, लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल ऑफ द एक्स प्लस C2, राइट। आप चाहें तो इसे C2 की वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं, काफी लोग इसे C2 को अपनी मर्जी से क्या लिख देते हैं, log C2, तो बाद में C2 आ जाएगा, बात एक ही है, दोनों आंसर वैलिड है हमारे पास। log के साथ क्या जाएगा, log के साथ क्या जाएगा, log। तो कितना हुआ, log ऑफ इक्वल ऑफ द, ये कितना हुआ यहां पर x, तो 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन C2 बराबर e की पावर x। तो C2 कितना हो गया, e की पावर माइनस का x, इधर जाएगा सब, 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस, अगर केवल C2 मानते तो कितना होता, log ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का x, बात एक ही है। लास्ट लाइन में क्या लिखते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एच, क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एच। तो लास्ट लाइन में अगर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास C1 भी है और C2 भी है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे की बात करेंगे।
राइट बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा अपने पॉइंट पर। ये तो हमारा आंसर हो गया, लास्ट लाइन लिख दीजिएगा इसमें। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 5 ऑफ C1, C2 बराबर 0। लेकिन सबसे खतरनाक है, ध्यान रखना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 5 ऑफ C1, C2 बराबर 0। C1 कहाँ है मेरे पास, 5 ऑफ x माइनस का y कॉमा C2 है e⁻x विद इन ब्रैकेट 2 + x + y + z इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। अब ऐसी प्रॉब्लम एक और ले लेते हैं, तो इसमें मैं होमवर्क नहीं दूंगा ज़्यादा, बेकार टाइम बर्बाद कराऊं, 3-4 प्रॉब्लम ही दूंगा केवल। नई प्रॉब्लम आपके पास कहती है हो सकता है गलती से कोई रूल नंबर 1 लग जाए कभी। एक और प्रॉब्लम लेते हैं सबसे खतरनाक, जिसमें दोनों जगह पर मल्टीप्लायर लगाना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ ये आसान इस वजह से हो गया कि पहला दूसरा पेयर हो गया तो मल्टीप्लायर एक ही निकला। तो एक प्रॉब्लम और लेते हैं, एग्जाम में आना या ना आना द सेकेंडरी केस, सीखना तो पड़ता है। प्रॉब्लम बोली गई सॉल्व x³ प्लस 3xy² होल ऑफ p प्लस y³ प्लस 3x³ होल ऑफ q इक्वल ऑफ द 2z विद इन ब्रैकेट x² प्लस का y²। तो यहां से आपको जवाब मिला अपने पॉइंट पर। ये थोड़ा बहुत नहीं, गजब का खतरनाक होगा। आपने बोला गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज होल ऑफ p
वाई क्यू प्लस होल ऑफ क्यू 2z एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। आपने बोला कंपेयरिंग बाई पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू कैपिटल आर, वेयर पी बराबर एक्स क्यू प्लस 3xy स्क्वायर, क्यू बराबर वाई क्यू प्लस आर बराबर 2z ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तुरंत यहां से बोला गया लैग्रेंजेज, ये आपके यहाँ पे भी है, पीछे बैठे हो, बस आपको इससे मतलब नहीं है, आप यहाँ से समझो। सेम यही प्रॉब्लम आपके यहाँ पे भी मिलेगी। लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। तो आपने वैल्यू को पुटअप किया dx अपॉन द dy अपॉन द वाई क्यू प्लस dz अपॉन द 2z ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो पहला दूसरा होगा नहीं सॉल्व, दूसरा तीसरा होगा नहीं, तीसरा पहला होगा नहीं, रूल नंबर 1 लगेगा नहीं, रूल नंबर 1 नहीं लगेगा तो रूल नंबर 2 नहीं लगेगा। अब हमको ऐसे मल्टीप्लाई ढूंढने हैं कि इन तीनों में मल्टीपल करें और तीनों का सम मिला के मल्टीप्लाई का मल्टीपल करके क्या हो जाए, ये 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम लोग करेंगे क्या इसके लिए? अब तो 0 वाला तो हमें दूर दूर तक स्पेस नहीं दिख रहा, क्यूब है, यहाँ क्यूब है, तो एक्स क्यूब क्यूब वाई क्यूब से कैसे काटूंगा? किसी में मल्टीपल करके देखूँ एक्स क्यूब आ जाए, नहीं आएगा, इसमें से कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लायर 0 वाला मिलेगा नहीं। तो मल्टीप्लायर केवल और केवल उसी तरह का मिल सकता है जो आपस में सॉल्वेबल हो रहे हों। तो चौथा फ्रैक्शन बन सकता है, पांचवा फ्रैक्शन बन सकता है, चौथा पांचवा सॉल्व करना पड़ सकता है, पुराना एक भी सॉल्व ना हो, न पहला सॉल्व हो, न दूसरा हो, न तीसरा हो, जो नए बनाए हैं। चौथा पांचवा एक, या तो एक ही बनाना पड़ा, काम बन गया, हो सकता नया चौथा फ्रैक्शन बनाना पड़े, नया पांचवा फ्रैक्शन बनाना पड़े, उनके द्वारा हमें सॉल्व करना पड़े। तो ये सोचना पड़ता है। तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो इसे अपने आप में सोचो। तो मैंने अभी भी क्या कहा कि आपको यहाँ पर अपने आप में नई नई फ्रैक्शंस के बारे में सोचना पड़ सकता है। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर के डिफ्रेंशिएशन, मतलब नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल जाए, तो वो अपने आप में सॉल्व हो जाता है लॉग के साथ। तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक इधर सोचो भैया कि कटिंग पिटिंग हो जाए। ज़्यादातर क्या होते हैं, 1 1 0 मिल जाता है, 1 -1 0 मिल जाता है, 0 0 1 मिल जाता है, x y z मिल जाता है, 1/x 1/y 1/z मिल जाता है, 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z मिल जाता है, प्लस माइनस का हम लोग एप्लीकेशन कर लेते हैं। अब हम ध्यान से देख रहे हैं इस जगह पर, ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये 3xy स्क्वायर है, ये 3x क्यूब वाई। अगर दोनों जुड़ जाते हैं तो शायद किसी का फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बनना? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये बन गया सब कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने अपनी मर्जी से सबसे पहला जो मल्टीप्लायर माना वो क्या मान लिया? 1 1 0 मान लिया। लेट 1 1 0 r multipliers of each fractions of first, इसका नाम हमने फर्स्ट दे दिया। ये
वो स्क्वायर ही होगा तभी काम चलेगा, वो तो बाद में पकड़ में आ जाता है। राइट, यहां से तुरंत जब हम मिला हमें नई फ्रैक्शंस को बनाने के लिए, न्यू फ्रैक्शन इज 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस 0 इंटू डी जेड। तो 1 इंटू एक्स क्यू प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस का 0, 0 को मल्टीपल किसी में भी करो अपने आप में क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। राइट, फिर जब हम मिला इसी तरह से अपने आप में एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के साथ, कितना हुआ, dx प्लस डी वाई अपॉन द, ये बन गया x प्लस वाई का होल ऑफ क्यू। क्यों बच्चा, इसे लिख सकते हैं आप लोग सभी। ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिला नहीं, एक बात मिल गई, जो x प्लस वाई है वही नेचर ऊपर है, तो d ऑफ x प्लस वाई लिखा जा सकता है ऊपर, और नीचे क्या है, x प्लस वाई का होल ऑफ क्यू। तो ये बन गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 नया फ्रैक्शन। अब इसका कोई लेना देना तो है ही नहीं। मैंने कहा था ना, चौथा, पांचवा, छठवां फ्रैक्शन भी बनाया जा सकता है जब इनकी मदद, ये सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है। ये दिखा रहा हूं इस एक्सरसाइज में लेवल क्या है हाई का, ये लेवल हाई है, सबसे हाई, जो इसमें मदद नहीं उठा रहा है, सब कुछ नया सोचना पड़ रहा है, और अपने आप में डिफ्रेंशिएशन नहीं बना रहा, लेकिन अपनी एप्लीकेशन जैसे को बना रहा, जो नीचे है वही नीचे, बस पावर है, ऊपर पावर नहीं है। आ गई फिर लेट, जब कभी भी दोबारा से मल्टीप्लायर बनाए तो कभी भी ऊपर वाले मल्टीप्लायर में मल्टीपल करके ना बना देना। जैसे ऊपर 1 0 है, किसी ने कहा हम 2 2 0 बना लें, या तो आप 2 2 0 बनाओ या 1 1 0 बनाओ, बनेगा एक ही। अब दूसरा मल्टीप्लायर बना रहे हैं जगह पर हम लोग, अब हमने क्या बोला, लेट 1 -1 0 are multipliers of each fractions of first, new fraction is 1 into dx minus 1 into dy 0 into dz। तो कितना मिला यहाँ से, 1 into एक्स क्यू प्लस एंड 1 इंटू -1 इंटू वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। तो ये किसका बन गया, डी एक्स माइनस वाई, और नीचे बन गया x माइनस वाई का होल ऑफ क्यूब। तो यहां से हमारे पास में 2 बन के रेडी हो गए, इस जगह पर सामने लिखे हुए हैं एक दूसरे के साथ में। एक इक्वेशन नंबर 2 बन के रेडी हुआ और इक्वेशन नंबर 3 बन के रेडी हुआ। एक चौथा फ्रैक्शन हो गया और एक पांचवा फ्रैक्शन, 3 ये हो गई, ये चौथा है और ये पांचवा है। ये आपस में सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आपने चौथा और लिया, पांचवा लिया, ये इसके बराबर रखा फ्रैक्शंस को, भाई ये रेशियो का नेचर होता है आपस में लेने का। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास एक आंसर C1 आ जाएगा। लेकिन हमें तो C2 भी चाहिए अभी। फिर C2 के लिए सोचेंगे शायद किसी की मदद लेकर किसी से सॉल्व हो जाए। अगर किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि नया हमें और मल्टीप्लाई ढूंढना पड़े, फिर इसका और उसका जो नया आएगा उससे सॉल्व करना पड़े। तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, जल्दी से नोट कर लें, फिर ऊपर ही लिख लेते हैं क्योंकि अभी तो पेज भरेगा एक और। क्लिक कर लो, समय लग जाएगा, क्लिक कर लो। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सोचना, जो आप कहते हैं कि सर कैसे सोचा कैसे नहीं सोचा, आसान तो है लेकिन उतना भी आसान नहीं है। ये सबसे हायर है, तो इस प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं, करना इस वजह से ज़रूरी था कि आपको सारा लेवल पता लगे। आओ बच्चे लोगों, ज़रूरत पड़ेगी इसकी, पढ़ सकती है।
देखो इधर टेकिंग नहीं बाई सेकेंड एंड थर्ड डी ऑफ x प्लस वाई अपॉन द x प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब, ये कितना है डी ऑफ x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई का होल ऑफ क्यूब, कितना हुआ यहां से x प्लस वाई की होल पावर ऑफ माइनस का 3, x माइनस वाई की होल पावर ऑफ माइनस का 3, दोनों तरफ इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, माइनस का 1/2 x प्लस वाई की होल पावर ऑफ माइनस का 2, माइनस का 1/2 x माइनस वाई की होल पावर ऑफ माइनस 2 प्लस का, आप कहें हम कैसे मान लें सही है, इसका क्या कर दो, अभी क्या किया आपने इंटीग्रेशन, अब क्या कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये आ जाना चाहिए, करो डिफ्रेंशिएशन, -2 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई की पावर -3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई। तो हमें पता लग गया जो नीचे हमने इंटीग्रेशन लिखा है इसका वो गलत नहीं है, क्यों उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाली लाइन को बना रहा है। आपको पता है माइनस माइनस गायब करेंगे सब इसको दे देंगे, 2 गायब करेंगे सब इसको दे देंगे, तो आप इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, बात एक ही है। x प्लस वाई की होल पावर ऑफ माइनस का 2, अगर माइनस माइनस गायब किया इसको मिला तो प्लस का हुआ, तो इधर आएगा कैसा आएगा माइनस, तो सब कुछ इसे देके बड़ा वाला C2 बना लिया, C1 कर दो क्यों अभी C2 कहाँ निकाला है, तो ये C1 क्या बना होगा, एक तो माइनस सिंबल लगा होगा, 2 लगा होगा, C1 लगा होगा, तो इसका नाम क्या हुआ डार्क C1। अभी की डेट में केवल एक ही आंसर आया, क्या ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, कभी नहीं, ये सब्जेक्टिव का पैटर्न है, ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में आ भी नहीं सकती क्योंकि बिना सॉल्व किए इसे करा नहीं जा सकता। अब कौन सा फ्रैक्शन निकाला, ये चौथा फ्रैक्शन, ये कौन सा निकाला पांचवा फ्रैक्शन, अभी इनकी तो मदद ली नहीं गई, इसके द्वारा इसको सॉल्व नहीं किया गया। अब आगे फ्रैक्शन और निकालना है क्योंकि इनके द्वारा तो अभी सॉल्व हो ही नहीं रहा, फिर बोला गया लेट, अब ऐसे फ्रैक्शन और निकल आए कोई एक कि जब उसे सॉल्व करें तो इसको और इसको लेके सॉल्व कर दें, या इनके द्वारा सॉल्व नहीं हो रहा तो चौथा पांचवा छठवां फ्रैक्शन निकालें, सातवां फ्रैक्शन निकालें, वो दोनों सॉल्व हो जाएं, निकालते रहो। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा फ्रैक्शन हमको मिल गया कि जो इनमें से किसी एक की मदद लेकर अपने आप में क्या कर रहा हो सॉल्व कर रहा हो, तो हमने बोला लेट 1/x, 1/y, 0r multipliers of each fractions of first, तुरंत बोला गया न्यू फ्रैक्शन इज, ये कितना हुआ 1/x, dx 1/y, 0 इंटू dz होल अपॉन द x से x गायब क्या मिला x² प्लस y से y गायब क्या मिला y² प्लस, और ये तो क्या बन गया 0, ये सब हटाना है, अभी मैं ले लूंगा यहां से, आपकी कॉपी में तो लिखा है ही, तो कितना मिला यहां पर 1/x dy, x² में 3x² जोड़ दिया, कितना मिला 4x², कितना मिला 4y²। फ्रैक्शन रफ हो गई मेरे पास, थोड़ा अभी अभी तो रफ किया, तो दोबारा लिखकर सिखाना पड़ेगा उसी से, प्लीज अपना क्लिक में देख के बताएं। dx अपॉन x³ प्लस 3xy² dy अपॉन y³ प्लस 3x² dz अपॉन कितना था 2z। आ जाओ बच्चा,
ये 3 पुराने फ्रैक्शंस थे, ये छठवां फ्रैक्शन नया आया। गौर से देखो बेटा, ये नया फ्रैक्शन ले लूँ छठवां, और ये तीसरा फ्रैक्शन ले लूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड के साथ क्या मिला जेड, ये सॉल्व हो जाएगा, ये अपने आप में सॉल्व हो जाएगा, मिल गया। तो आपने क्या बोला, इसका नाम क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। तुरंत बोला आपने टेकिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड थर्ड फ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट कितना है, डी जेड अपॉन 2z ब्रैकेट में, ये कितना है 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला, ये तो नोट कर लिया होगा शायद। तो ये कितना मिला, डी जेड अपॉन द जेड, ये कितना मिला 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई, ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बाकी जो बचा हुआ है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आपने तुरंत बोला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कर दीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, पहले लिख लो। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स ढंग से बना देते हैं, 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन जेड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या मिला, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई 2 टाइम्स ऑफ लॉग जेड प्लस लॉग C2, तो ये कितना मिला एक्स वाई अपॉन, ऊपर चला जाएगा तो जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। इसका नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तुरंत बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज फाइव ऑफ C1 कॉमा C2 बराबर 0। तो यहां से कितना हो गया मेरे पास, C1 कहाँ है, x प्लस वाई की होल पावर ऑफ माइनस का 2 माइनस एक्स माइनस वाई की होल पावर ऑफ माइनस 2 कॉमा एक्स वाई अपॉन द जेड स्क्वायर बराबर का हो गया सॉल्यूशन। ये सबसे खतरनाक है, क्यों, पुराने फ्रैक्शंस की मदद उठा ही नहीं पाई, माना लास्ट में जरूर उठा ली है, क्या फ़ायदा, वहाँ तक पहुँचें तब है ना। तो ये हमारा इसके लिए लास्ट एप्लीकेशन था, और ये चारों मेथड हमारे पास से समाप्त। 3-4 प्रॉब्लम हम क्लास पर क्या होमवर्क कुछ भी समझो वो दे दे रहे हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं देंगे, और कल इसमें नया मेथड आ जाएगा, इससे मतलब नहीं, उसे न्यूली है वो, क्योंकि ये अपने आप में लीनियर प्रोग्रामिंग थी, और उसके आगे वाला नॉन लीनियर के लिए है। किसके लिए, नॉन लीनियर। तो इसमें हम ये जल्दी से आप नोट कर लें, तो मैं आगे होमवर्क में आपको दे दूँ और चैप्टर को मतलब इन चारों एक्सरसाइज को ब्रेक करूँ। इट इज क्लियर। चलिए अब क्लास वर्क ले लीजिए, इसमें 3-4 प्रॉब्लम्स का, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा न दें तो ज़्यादा बेटर है। सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल ऑफ द एक्स वाई। इसका जो आंसर आता है 5 ऑफ एक्स अपॉन वाई कॉमा एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर
प्रॉब्लम नंबर 2, 1 + y होल ऑफ p 1 + x होल ऑफ q इक्वल टू z। आंसर आता है फाई ऑफ 1 + x का होल स्क्वायर माइनस, इसी तरह से होगा जो अभी थोड़ी देर पहले किए ये वाला 2 प्लस, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान है इसमें, होल अपॉन द z इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास आती है प्रॉब्लम नंबर 3, बाई स्क्वायर ब्रैकेट में x - y होल ऑफ p प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट में y - x होल ऑफ q इक्वल ऑफ द z ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। इसका आंसर आता है फाई ऑफ x³ + y³ x - y अपॉन z इक्वल टू 0। बस सफिशिएंट है, बेकार में आपकी टाइम बर्बाद कराऊं। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारे पास से समाप्त हो जाती है। अब इसमें अब आगे हमारे पास नया रूल बनेगा, नया हेडिंग आप डाल सकते हैं कल के लिए, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नए पेज से क्या हेडिंग आएगा? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कल मुलाकात करेंगे, और अभी कल समाप्त नहीं होगा ये चैप्टर, परसों तक ले लेगा, और करना भी परसों तक ही है ये चैप्टर। और उसके बाद लास्ट के 2 डेज में आपके 6 लेक्चर हो चुके हैं, 6 या 7, सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ। तो सैटरडे संडे में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ को। तो बुक्स भी यहाँ चाहिए हमको साथ में, और कॉपी तो चाहिए ही, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।